हाय एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा हमारा जो राइटिंग सेक्शन है, जो 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है, पूरा मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। राइटिंग सेक्शन में हमारी दो चीजें आ रही हैं, एक तो हमारा लेटर और एक हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। दोनों का ही फॉर्मेट हम डिस्कस करने वाले हैं। सैंपल पैराग्राफ, सैंपल लेटर मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, तो बहुत ही कम से कम टाइम में मैं आपकी पूरी रिविजन करवा दूंगा पूरे राइटिंग सेक्शन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट विच इज फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर का सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है? सिंपल है, हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं है। देखो, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, यानी कि जो आप सेंड कर रहे हो आपका खुद का एड्रेस आपको लिखना है। ठीक है, अगर देखो लेटर में अगर मेंशन है, आपको एड्रेस पहले से दिया हुआ है, तो आप उस एड्रेस को मेंशन करोगे। ठीक है, डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, फिर वापस एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखना है। रिसीवर यानी कि जैसे कि मान लो आप किसी एडिटर को लिख रहे हो, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका एडिटर को लिख रहे हो, तो आपको क्या लिखना है? द एडिटर, द हिंदू, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, आगे हम देखने वाले सैंपल लेटर्स देखेंगे, उसमें समझ आएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यानी कि टॉपिक क्या है आपका, वो भी हम आगे सैंपल में देखेंगे, तब और अच्छे से समझ आएगा। अभी बस फॉर्मेट आप एक बार देख लो। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है, सैल्यूटेशन लिखना है, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, ये लिखना है। फिर आपको बिना लाइन छोड़नी, सैल्यूटेशन के बाद लाइन नहीं छोड़नी है, आपको पूरी बॉडी लिख देनी है 2 से 3 पैराग्राफ में। उसके बाद आपको लास्ट में लिख देना है थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और अपना नाम और आपकी डेसिग्नेशन अगर आपको लेटर में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया फॉर्मल लेटर का। अब हम देखते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, जैसे कि जो हमारा लेटर टू एडिटर होता है, उसमें शुरू में कुछ ऐसी लाइंस होती है जो हमें लिखनी होती है, कंफर्म मतलब वो लिखनी है आपको, और कुछ एक कंक्लूडिंग लाइंस होती हैं, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, सो लेटर टू एडिटर, कॉमन इंट्रो एंड कंक्लूजन लाइन। पहली लाइन है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक या फिर विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू दी। अब ये जो ब्लू में लिखा है, ये डिपेंड करेगा आपको टॉपिक क्या दिया हुआ है लेटर में। ठीक है, तो ये जो व्हाइट में आपको लिखा दिख रहा है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अब ब्लू में जो लिखा है डिपेंड करेगा आपको क्या टॉपिक दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक था बर्डन ऑफ द हैवी बैग्स दैट यंग चिल्ड्रन कैरी टू स्कूल, कि भाई जो बच्चे उनको वो स्कूल जाते हैं तब भारी बैग उन्हें कैरी करना पड़ता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इसके बारे में आपने किसी एडिटर को लेटर लिखा है, तो ऐसे आप लिखोगे। अब जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा उस हिसाब से आपको लिखना है। लेकिन जो व्हाइट कलर में आपको लाइन दिख रही है, दिस इज कंफर्म, मतलब ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, तो ये आपकी स्टार्टिंग की लाइन हो गई, इंट्रो में जो आपको लिखनी होती है लेटर टू एडिटर में, आगे हम देखने वाले हैं। अगला और क्या आप लिख सकते हो, और भी आपके पास चॉइस है। अब ये देखो, ये कंक्लूडिंग लाइन है, ये दोनों ही कंक्लूडिंग लाइन है, ये आपकी इंट्रो की लाइन है। कंक्लूडिंग में आप लिख सकते हो, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इशू इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर एंड जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट। तो आपने पूरा डिफाइन कर दिया, बॉडी में लिख दिया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना चाहिए, और फिर आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, जो आपने एडिटर को लेटर लिखा है, उस एडिटर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो टू हाईलाइट द इशू। एडिटर क्या करता है, वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करता है, भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देश में चल रहे हैं, जिसका भी न्यूज़पेपर है उसको वो एडिट करता है, भाई इसमें प्रिंट करते हैं न्यूज़पेपर में। तो ये आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये जो टॉपिक आपने हाईलाइट करवाया अपने लेटर में, उसे वो न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दे। ठीक है, इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर एंड जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट। या फिर एक और कंक्लूडिंग लाइन है आपके पास, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इशू इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर सो दैट हायर अथॉरिटीज गेट टू नो अबाउट इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एज सून एज पॉसिबल। होप यू विल टेक एक्शन एंड हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। अभी डिपेंड करेगा टॉपिक आपको क्या दिया है, कोई प्रॉब्लम आपने हाईलाइट करवाई है, जैसे कि रोड टूटे हुए हैं, या मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, ये प्रॉब्लम आपने हाईलाइट करवाई है, तो कंक्लूजन में आप थर्ड वाला पॉइंट लिखोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ कॉमन लाइंस बता दी जो आप इंट्रो में और कंक्लूजन में यूज करोगे इन लेटर टू एडिटर। अब कुछ सैंपल लेटर मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, तो ये पहला सैंपल लेटर है, इसमें देखते हैं टॉपिक आपको क्या दिया हुआ है, यू आर शिल्पा। ऐसे आपको नाम दे दिया जाएगा, यू आर सोहन, यू आर रोहन, यू आर शिल्पा, ऐसे आपको नाम दे दिया जाएगा, उस नाम को आपको यूज करना है। ठीक है, अ मेंबर ऑफ एनजीओ सरगम राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर अ पब्लिक कैंपेन टू क्लीन द यमुना रिवर, यानी कि आप एक पब्लिक कैंपेन चलवाना चाहते हो यमुना रिवर को क्लीन करवाने के लिए, तो इसके लिए आपको एडिटर को लेटर लिखना है। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर कुछ भी मान सकते हो, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो न्यूज़पेपर आपको मानना है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि आपको खुद का अपना एड्रेस लिखना है। ये आपने खुद का एड्रेस लिखा, एक लाइन छोड़ी, डेट लिखी। डेट लिखने का तरीका होता है, डेट आपको ऐसे डैश मार के, कोमा, जो हम अपनी मतलब नॉर्मल में लिख देते हैं, ऐसे आपको नहीं लिखना है जैसे हम लिखते हैं, जैसे 25/07/2023, ये तरीका बिल्कुल गलत होता है, ऐसे डेट मत लिखना। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी लिख देते हैं
27 या बहुत सारे तरीके फैब मतलब कोमा मार देते हैं, कुछ ये तरीका आपको नहीं है। एक तरीका होता है डेट लिखने का विच इज 25 जुलाई 2018 विदाउट एनी कोमा विदाउट एनी डैश, कुछ नहीं करना, सिंपल डेट लिख देनी है। जो आप मतलब जो भी डेट है वो आपको लिख देनी है 25 जुलाई या जो भी डेट है, सिंपल लिखना है बिना किसी कोमा बिना किसी डैश के, ठीक है। अब देखो उसके बाद एक लाइन छोड़नी है डेट के बाद, फिर आपको रिसीवर का एड्रेस यानी कि अब यहाँ पे एडिटर को आप लिख रहे हो तो आपको लिखना है दी एडिटर हिंदुस्तान टाइम यानी कि न्यूज़पेपर का नाम क्या है, और फिर न्यू दिल्ली यानी कि जहां पे उनका हेडक्वार्टर है, ठीक है, बेसिकली न्यू दिल्ली है। ओके, एक लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर अ पब्लिक कैंपेन टू क्लीन द यमुना रिवर, तो यही आपका सब्जेक्ट है, नीड फॉर अ पब्लिक कैंपेन टू क्लीन द यमुना रिवर। एक लाइन छोड़नी है, डियर एडिटर, ये क्या आप एक टाइप से उसको रिस्पेक्ट पे कर रहे हो, सैल्यूटेशन है, डियर एडिटर, कोमा मार के बिना लाइन छोड़े बॉडी आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। आई एम शिल्पा एज अ मेंबर ऑफ एनजीओ सरगम, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिक्लाइनिंग सिचुएशन ऑफ द रिवर यमुना। पूरी बॉडी आप देख सकते हो, 2 से 3 पैराग्राफ्स में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। द सिटी ऑफ दिल्ली, पूरी प्रॉब्लम आपने हाईलाइट करवा देनी इन कुछ पैराग्राफ्स में, फिर लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इशू इन योर न्यूज़पेपर एंड जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट, वी ऑल हैव टू कम फॉरवर्ड टू सेट अप द प्लांट इन द एरिया, यानी कि यमुना रिवर को साफ करने के लिए प्लांट हमें सेटअप करने की जरूरत है। और आप आई होप आप ये जो हमारा टॉपिक है जो कंसर्न है ये आप अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करोगे, ठीक है। तो ये आपने लास्ट में लिख दिया थैंकिंग यू योर सिंसियरली शिल्पा एस एंड मेंबर ऑफ सरगम एनजीओ, ये आपको पूरा मेंशन कर देना अपनी डेजिग्नेशन के साथ। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हो, देखते हैं अपना सैंपल लेटर 2। सो सैंपल लेटर 2 है यू आर रमन, ठीक है, यू आर रमन, ऐसे आपको कोई दूसरा यू आर रीना ऐसे स्लैश मार के आपको एक लड़की का नाम, यानी कि अगर आप गर्ल हो तो आप उस नाम को यूज करना, अगर आप बॉय हो तो आप फिर रमन का नाम यूज करना, ऐसे आपको दे दिया जाएगा। स्टडिंग इन द पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई, द रोड लीडिंग टू योर स्कूल इज फुल ऑफ पैट होल्स एंड ऑल्सो कंजेस्टेड, यानी कि जिस रोड से आप स्कूल जाते हो उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, जो रोड है वो अच्छा नहीं है, यानी कि ट्रेवलिंग के लिए वो अच्छा नहीं है, इतनी सारी व्हीकल्स वहां से पास होते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और एक स्कूल है, इसी रोड पे स्कूल होता है तो भीड़ होती है, बच्चे की छुट्टी होती है, तो इसीलिए ज्यादा खतरा होता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इसलिए ये लेटर आपको एडिटर को लिखना है ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी मेंशन करा है। देयर आर वेरी ऑफन स्टक इन ट्रैफिक जाम्स, अब रोड अच्छा नहीं है तो ट्रैफिक जाम्स बहुत ज्यादा लगते हैं। दी गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन टिल नाउ फॉर दी रोड कंस्ट्रक्शन, और गवर्नमेंट भी इसको सीरियसली नहीं ले रही है, रोड अभी भी रोड की वापस रिकंस्ट्रक्शन नहीं की जा रही है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू द इशू फेस्ड बाय द पीपल रिक्वेस्टिंग देम फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी पैराग्राफ वाइज में आपको लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा तो पूरा पढ़ना, उसे समझना, फिर आराम से आप बॉडी में पूरा कंटेंट अपना लिख सकते हो। तो वही सेम, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है, डेट लिखने का तरीका देख लो, फिर लाइन छोड़नी है, फिर दी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई दिल्ली जो आपको लिखना है लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, सब्जेक्ट लिखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर, जो सब्जेक्ट लिख रहे हो पॉइंट टू पॉइंट रखना, जरूरी नहीं है कि आपको यहां से कॉपी पेस्ट करना है सब्जेक्ट, नहीं, थोड़ा खुद दिमाग लगाओ कि भाई छोटा सब्जेक्ट लिखना है कम से कम वर्ड्स में, तो वो आपको लिखना है। फिर लाइन छोड़नी है, डियर एडिटर, सेम रहेगा, बिना लाइन छोड़े बॉडी स्टार्ट कर देनी है, आई एम रमन अ रेजिडेंट ऑफ गांधीनगर, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू रेज द इशू ऑफ पीपल फेसिंग इन लोकेलिटी ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ द रोड, और ये पूरा आपको यहाँ पे मेंशन कर देना क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। एज द सिचुएशन इज नॉट गुड आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट इट थ्रू योर न्यूज़पेपर, ठीक है, तो वही तरीका है, थोड़े वर्ड्स को आपको यहाँ पे चेंज कर देना है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस इशू को अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करो, अपने जो एस्टीम न्यूज़पेपर है आपका उसमें से प्रिंट करो ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, और जो हमारी मतलब अथॉरिटीज हैं वो इस पे जल्द से जल्द एक्शन ले ले, ठीक है, सो दैट द गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन टू इंप्रूव द रोड कंडीशन, थैंकिंग यू योर सिंसियरली रमन। तो ये आपका लेटर हो गया। आई होप आपको लेटर टू एडिटर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हो, देखते हैं अपना एनालिटिकल पैराग्राफ। सो फ्रेंड्स एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली, अगर हम फॉर्मल लेटर के देखें तो एनालिटिकल पैराग्राफ में आसान रहता है क्योंकि उसमें आपको डेटा दे दिया जाता है, उसी डेटा को देख के आपको अपने हिसाब से उसको डिफाइन करना है पैराग्राफ फॉर्म में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लिखना है, ना कुछ आपको याद करना है, जो डेटा आपको दे दिया उसी को वर्ड्स में ट्रांसलेट कर देना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो डेटा आएगा लिख देंगे, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बहुत सारी टिप्स होती है ताकि आप इसमें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करो। 5 मार्क्स का एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, 5 मार्क्स का फॉर्मल लेटर आएगा, तो 5 में से 5 मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो इन टिप्स को जरूर दिमाग में एक बार रख लेना, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, देखो, फॉर एन इंट्रोडक्शन, यानी कि जब आप अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को स्टार्ट कर रहे हो तो ये कुछ चीजों को आप यूज कर सकते हो, इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो, जैसे कि द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब, कोई चार्ट आपको दे दिया कि जो चार्ट हमें गिवन है ये डिस्क्राइब कर रहा है ये जो भी आपको डेटा दिया है, या फिर कोई टेबल दी है, ऐसे टेबल फॉर्म में, रो कॉलम्स की फॉर्म में डेटा आपको गिवन है, अलग अलग टाइप का डेटा होता है, पाई चार्ट हो सकता है, लाइन डेटा, तो वो आपको लिखना है, जैसे कि द लाइन ग्राफ शोज द
डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, तो ऐसे वर्ड का यूज करोगे तो जो चेक करे वो ऑब्वियसली इंप्रेस होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स, अब और क्या क्या, जैसे कि देखो डेटा दिया है, एक बार ग्राफ ऐसे उठ रहा है, फिर एकदम से गिर रहा है, फिर वापस उठ रहा है, तो इस डेटा को आपको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए ना पहले से, वो आप देखो यहाँ पे। अब पैटर्न ऑफ ग्रोथ रैपिडली डबल्ड, यानी कि पहले ऐसे जा रहा था फिर एकदम से डबल हो गया, मतलब डेटा मतलब पहले 1000 था 2000 हो गया, तो आप किस वर्ड का यूज करोगे? रैपिडली डबल। स्काई रॉकेट, एकदम से ग्राफ उठ गया, ठीक है, तो स्काई रॉकेटेड वर्ड का आप यूज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे वर्ड आप याद कर लो एक बार उन्हें। स्ट्राइकिंग, इंक्रीज, पीक्ड, सोरिंग, अब ये तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स है, डिक्लाइंड हो गया, या फिर स्टैग्नेटेड, इन वर्ड का आप यूज कर सकते हो। फ्लक्चुएट, यानी कि ऐसे बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे डेटा जा रहा है, तो फ्लक्चुएट वर्ड का आप यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग टू राइज, स्टार्टिंग टू फॉल, ड्रॉप डाउन स्लाइटली, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका आप यूज कर सकते हो इन योर एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज यूज वेरियस स्टाइल, आप कुछ क्वांटिटी आपको दी है भाई, पहले मान लो कुछ आपको दाल, या मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कुछ भी कोई कमोडिटी है उसकी सेल कितनी हुई है उस साल, उसका डेटा आपको दिया हुआ है, तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। 48%, 1/3, नियरली 1/4, जैसे पाई चार्ट फॉर्म में दे देते हैं ना, 75% को आप क्या लिखोगे? 75% को आप लिख सकते हो 3/4, तो ऐसे वर्ड्स का यूज करो, इंप्रेस होगा जो आपका चेकर है। ऑलमोस्ट 80%, मेजॉरिटी, ऑन एवरेज, ट्वाइस एज मच, ऑलमोस्ट इक्वल, जैसे कि पिछले साल स्मार्टफोन की सेल हुई थी इतनी, अगले साल भी लगभग उतनी हुई है, तो आप इन वर्ड्स का यूज करो, इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, या कुछ डबल हो गए तो ट्वाइस, मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज करना बेसिकली मैं कहना चाहता हूं। फोर्थ पॉइंट है, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप और कॉन्ट्रास्ट यूज फ्रेजेस एंड वर्ड्स लाइक रिलेशनशिप बिटवीन, सिमिलरली, इन कॉन्ट्रास्ट, इन कंपैरिजन टू, ठीक है। जब आप दो डेटा को कंपेयर कर रहे हो तो तब इन वर्ड्स का यूज आप कर सकते हो। फॉर द कंक्लूजन, आप कंक्लूजन का भी देख लेते हैं। एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेजेस यूज ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल इस डेटा को देख के हम क्या समझ सकते हैं कि जो वैसे मान लो कि कुछ पहले डेटा था कि भाई इतनी सेल हुई, उसके बाद बढ़ी, उसके बाद घटी, फिर बढ़ी, लेकिन लास्ट वाला जो साल था उसमें जो सेल थी वो अच्छी हुई, तो हम यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्मार्टफोन या जो भी कमोडिटी है उसकी सेल अच्छी जा रही है, तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। स्ट्राइकिंग चेंजेस इंक्लूडिंग देयरफॉर एटसेट्रा, तो ये वापस पॉइंट्स आप रीड कर सकते हो। मैं साइड हो गया हूं, अब हम कुछ सैंपल एनालिटिकल पैराग्राफ रीड करते हैं ताकि हमें एक बेसिक आइडिया आ जाए। सो ये आपका पहला सैंपल एनालिटिकल पैराग्राफ है, तो ये आपका पहला एनालिटिकल पैराग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा आपको दिया हुआ है। बिलो इज द ग्राफ गिवन शोइंग द बर्थ एंड द डेथ रेट, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है आपका बर्थ रेट है, और ये जो ग्रे, देखो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ग्रे लाइन मेरे को लगता है नहीं दिख रही होगी आपको, देखो ये आपकी डेथ लाइन है, ठीक है, डेथ रेट की जो आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है ये, ठीक है। एंड इन अ कंट्री फ्रॉम 1901 से लेके कहां तक है? 2101, तो भाई फ्यूचर का भी दिया हुआ है। प्रिडिक्शन आप कह सकते हो। राइट अ एनालिटिकल पैराग्राफ, 100 से 150 वर्ड्स में आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस मत करना, मैं पहले कह रहा हूं। तो अब देखो कैसे स्टार्ट करोगे। द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट, तो वो यूं का यूं कॉपी पेस्ट कर देना शुरू की लाइन आपकी कि भाई ये जो हमारी ग्राफ है क्या दिखा रहा है? बर्थ और डेथ रेट दिखा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, ठीक है, जो भी डेटा आपको गिवन है सिंस 1901, यहां से स्टार्ट करोगे। द बर्थ रेट हैज रिमेन मोर देन द डेथ रेट, जो बर्थ रेट था वो डेथ रेट के कंपैरिजन में ज्यादा रहा, कब तक? यहां तक। इस पॉइंट पे देखो डेथ रेट ऊपर चला गया है, दिख रहा है ना आपको ग्राफ, डेथ रेट अब बर्थ रेट से भी ऊपर चला गया। कौन से साल में? देखो यहां पे लाइन ड्रॉ कर लो, 2041, इस साल में जो डेथ रेट था वो बर्थ रेट को एक्सीड कर गया, यानी कि ज्यादा लोग मर रहे हैं एज कंपेयर टू दी बर्थ। तो ये आपको कहना चाह रहा है, देखो मोर देन दी डेथ रेट अंटिल 2041 तक बर्थ रेट ज्यादा था, लेकिन 2041 के बाद जो डेथ रेट था वो ज्यादा हो गया, ये आपको लिख दिया। बर्थ रेट वाज 20,000 इन 1901, स्टार्टेड इंक्रीजिंग, तो ये आपको इंक्रीज दिख रहा है, फिर एकदम से डेटा ऊपर चला गया, तो इन्हीं चीजों को आपको मेंशन करना है, ठीक है। फ्रॉम 1961 बर्थ रेट हैज फ्लक्चुएटेड मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे देखो 1961 से जो आपका डेटा था वो कई बार फ्लक्चुएट हो रहा है, नीचे ऊपर ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये आपको लिख देना है यहाँ पे। एंड फिर द फ्लक्चुएटेड मल्टीपल टाइम बिटवीन 50,000 एंड 60,000, 50 और 60,000 के बीच में काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिली। It is expected to decline for the coming years, reaching approximately 42,000। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि इसके बाद जो डेटा, जो बर्थ रेट था वो डिक्लाइन होने लग गया। देखो आप देख रहे हो ना, बर्थ रेट का डिक्लाइन हो रहा है, कहां तक? 2101 तक। तो ये भी आपको मेंशन कर देना है, कुछ भी बाहर से लिखना ही नहीं ना, इसीलिए से इजी मैं कह रहा हूं, क्योंकि सब कुछ आपको दिया हुआ है, बस आपको ऑब्जर्व करना है और आप उसे वर्ड्स में कैसे लिखते हो वो डिटरमाइन करेगा कि आपको कितने मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं।
अगला देखो, ऑन द अदर हैंड द डेथ रेट, बर्थ रेट की बात कर ली, अब डेथ रेट की बात करते हैं कि भाई डेथ रेट स्टूड एट अराउंड 10,000, 1901 में कुछ 10,000 पे था डेथ रेट, एंड देन हैज इंक्रीज स्टेडीली, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2021। ये जो डेथ रेट था इसमें कहीं भी डिक्लाइन आपको नहीं दिख रहा है, ये मतलब स्टेडीली इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और 2021 पे और ज्यादा इंक्रीज होने लग गया। आप देख लो कैसे एकदम से ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, तो ये चीज आपको मेंशन करनी है यहाँ पे, ये एकदम से डेटा ऊपर गया यानी कि डेथ और भी ज्यादा इंक्रीज होगी, जो डेथ टोल था वो और इंक्रीज हो गया, एंड देन इंक्रीज स्टेडीली, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2021 बिफोर लेवलिंग ऑफ टू अप्रोक्सीमेटली 60,000 बिटवीन 2061 एंड 2081, यानी कि इन 2 साल में देखो 2061 एंड 2081 में जो आपका डेथ रेट था वो एकदम से इंक्रीज हो गया और फिर ये स्टेबल हो गया, यानी कि देखो आपको सीधी लाइन यहाँ पे दिख रही ना, तो ये इस पीरियड में डेथ रेट स्टेबल हुआ, लेकिन इट वाज मोर देन दी बर्थ रेट, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। एंड द ग्राफ इंडिकेट्स अ स्लाइट डिक्लाइन इन डेथ्स इन द ईयर 2101। अब फिर धीरे यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा सा डेथ रेट का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया है, लेकिन फिर भी इट इज मोर देन दी बर्थ रेट। आगे देखो, अब यहाँ पे हम थोड़ा कंक्लूड सा करेंगे, द ग्राफ शोज द ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यूरिंग 1961 एंड 2001, हाउएवर दिस गैप इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द लेटर ईयर्स। अब देखो यहाँ पे क्या कहा कि जो गैप है उनके बीच में वो ज्यादा था इन दीज ईयर, लेकिन अब ये जो गैप है वो कम हो रहा है इन द अपकमिंग ईयर्स, जो डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच का गैप है दैट इज रिड्यूसिंग ओवरऑल एज अपोज टू द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, द डेथ रेट विल मोर देन द बर्थ रेट इन द लेटर हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी कि लेटर हाफ का मतलब है कि 2041 से लेके यानी कि जो अगला आधा सेंचुरी बची है उसमें जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि डेथ रेट स्टेगनेंट हो जाए, बर्थ रेट भी ऐसी रहे, लेकिन जो भी है डेथ रेट तो है तो ज्यादा ही ना बर्थ रेट से, तो ये आपको मेंशन कर देना है। आई होप आपको समझ आ गई कि कैसे हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है, कैसे ऑब्जर्व करना होता है, क्या क्या वर्ड्स हमें यूज करने पड़ते हैं। अब एक और दूसरा एनालिटिकल पैराग्राफ आप देख सकते, तो दूसरा क्वेश्चन है, बिलो गिवन आर 3 पाई चार्ट शोइंग द कंजप्शन हैबिट ऑफ इंडिया, चाइना एंड वर्ल्ड। ये देखो, ये आपका वर्ल्ड का है, ये चाइना का है और ये इंडिया के, तो 2 कंट्री लिए हैं और एक पूरा वर्ल्ड का डेटा पाई चार्ट की फॉर्म में है। और क्या क्या इसमें गिवन हम देख लेते हैं भाई। हैबिट्स ऑफ इंडिया इन 2008, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पाई चार्ट्स। तो देखो सबसे पहले द 3 गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स द टाइप ऑफ फूड। देखो ब्लू कलर क्या दिखा रहा है, प्रोसेस्ड फूड, यानी कि जो आपके पैकेट में खाना आता है प्रोसेस्ड फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। रेड कलर आपको क्या दिखा रहा है, एनिमल फूड एंड नट्स एंड सीड्स का है 4%। तो आपको पूरी परसेंटेज दी हुई है पाई चार्ट की फॉर्म में, वर्ल्ड की, चाइना की और इंडिया की। इसी डेटा को देख के आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, तो कुछ भी अलग नहीं है, जो डेटा है बस उसे वर्ड्स में आपको उतार देना है, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये पूरा शुरू का लिख दोगे, इन जनरल प्रोसेस्ड फूड इज द मेजर टाइप। यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई जो ब्लू है वो सबसे ज्यादा है ना, दिख रहा है कुछ है तो अलग तो है नहीं, ये 41% है, सबसे ज्यादा है, यानी कि प्रोसेस्ड फूड ज्यादा कंज्यूम कर रही है जो जनता है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो 34%, स्टिल ये 32% से तो ज्यादा ही है चाइना में भी। इंडिया में देखो, इंडिया में 39% है, तो ये भी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन जनरल द प्रोसेस्ड फूड इज द मेजर टाइप ऑफ फूड ईटन, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड कंप्राइजेस एज हाई एज 41% ऑफ द ग्लोबल कंजप्शन, यानी कि ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड का जो कंजप्शन है उसमें परसेंटेज 41% है। इन चाइना एंड इंडिया एज वेल प्रोसेस्ड फूड, और चाइना और इंडिया में भी सबसे ज्यादा लोग प्रोसेस्ड फूड को ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो पूरा डेटा आपको लिख देना है, मैं भी पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वही है, सेम बातें हैं। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, ओवरऑल वर्ल्ड फूड कंजप्शन लार्जली कंप्राइजेस प्रोसेस्ड फूड, चाइनीज कंजप्शन ऑफ द नट्स एंड सीड इज अनबिलीवेबली हायर देन द एवरेज परसेंटेज। अब चाइना में देखें तो जो नट्स एंड सीड है वो 19% है और वर्ल्ड में देखो 4% है, इंडिया में 11% है। तो सबसे ज्यादा नट्स एंड सीड्स का कंजप्शन कहां हो रहा है, चाइना में हो रहा है, ये चीज आपको मेंशन कर देनी है। एंड हियर इज द एंड ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ। 100 से 150 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना होता है, उससे ज्यादा मत लिखना, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हमने दोनों के दोनों सैंपल एनालिटिकल पैराग्राफ भी रीड कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हमने पूरा राइटिंग सेक्शन बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर लिया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।